डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। हम टॉपिक टू टॉपिक चर्चा करते जाएंगे कि कौन सा चैप्टर में क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। उसके संबंध में हम आज इस टॉपिक में हम लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है एवं विश्लेषण दो शाखाओं के रूप में किया जाता है। पहला जो होता है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो होता है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई में क्या क्या आएंगे, जैसे व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों, उद्योगों एवं अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों इत्यादि का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग और रोजगार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण से भी समझ गए कि इसमें व्यक्ति, परिवार, फर्मों, उद्योगों, अनेक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जबकि इसमें कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग और रोजगार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक और शॉर्ट्स हम पढ़ेंगे ताकि आपको जो है समझने में भी आसानी हो और आपको परीक्षा में लिखने में भी आसानी हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। थोड़ा सा इसके और डिटेल में जाएंगे तो हमको मिलेगा अर्थ एवं परिभाषा। तो हिंदी भाषा का शब्द व्यष्टि अर्थशास्त्र, अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण है। ये जो हिंदी भाषा का शब्द है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो और ग्रीक भाषा का जो शब्द है माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण, मतलब इसको हिंदी में जब बदला गया है तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं हिंदी में। जबकि इंग्लिश में से ग्रीक भाषा में माइक्रोस कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में से माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म, छोटी इकाई। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, व्यष्टि से अभिप्राय है अत्यंत छोटी इकाई। जैसे हम लोग अत्यंत छोटी इकाई, व्यष्टि से अभिप्राय है अत्यंत छोटी इकाई, अत्यंत छोटी इकाई। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्में, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की इस रीति का प्रयोग किसी विशिष्ट वस्तु का कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के व्यवहार एवं आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत फर्म तथा उद्योग के संगठन आदि तथ्यों के अध्ययन हेतु किया जाता है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा, आपके इसको पृष्ठभूमि बनाने में आपको सहूलियत होगी। क्या लिखेंगे देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अगर आएगा तो आप लिखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी भाषा, मतलब हिंदी भाषा का शब्द व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया है, जिसको ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, माइक्रोस कहते हैं। उसी का हिंदी रूपांतरण है क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब उसके बारे में बता देंगे कि व्यष्टि से अभिप्राय, व्यष्टि किसे कहेंगे, तो अत्यंत छोटी इकाई को क्या कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, लिख दीजिएगा। उदाहरण में लिख दीजिएगा, जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्में, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। अब हम चलते हैं, यहाँ पर परिभाषा भी दिया हुआ है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। आप अपनी सुविधा के अनुसार से एक परिभाषा रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा है, तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय का अधिकांश भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। किसका, उपभोग, उत्पादन और वितरण का
अधिकांश भाग किसका क्षेत्र है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग के अंतर्गत सीमांत विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उपभोग के अधिकांश नियम जैसे सीमांत ह्रास उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत, जो कि सीमांत विश्लेषण का अंग है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत फर्मों और उद्योगों में उत्पादन, आय एवं कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। उत्पत्ति के 5 साधनों में आय का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। अब देखिए उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं। तो उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये क्या है? उत्पत्ति के साधन है। ठीक है, इनमें जो है आय का वितरण किस प्रकार से करना है, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर राजस्व, विदेशी विनिमय, बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। हम पहले भी उनके परिभाषा से आशय से स्पष्ट कर चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी उसी को लिखना है विशेषता भी कि यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, है ना, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग आदि की व्याख्या करने में सहायता करता है। यह प्रणाली अपना संबंध समूहों से न रखकर इकाइयों से रखती है। फिर है दूसरा सूक्ष्म चरों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? छोटे छोटे चरों का अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे चरों का अध्ययन करती है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। जैसे एक उपभोक्ता अपने उपभोग और एक उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग एवं पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के मांग एवं पूर्ति को क्या नहीं कर सकता? प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, एक जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता मतलब कस्टमर समझिए, है ना, जो ग्राहक है वो अपने उपभोग और एक उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग को पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मान लिया जाए कोई उपभोक्ता है, उसको कोई वस्तु नहीं चाहिए तो वो लेना बंद कर देता है, तो क्या इसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं ले रहा है तो बाकी सब लोग तो ले रहे हैं, तो उससे किसी प्रकार का अर्थव्यवस्था पर, या एक उत्पादक कोई वस्तु का उत्पादन करना बंद कर दे तो भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कीमत सिद्धांत और किसके नाम से जाना जाता है? मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ मांग एवं पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं। पहला है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, सूक्ष्म चरों का अध्ययन और तीसरा व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। इन 3 पॉइंट को आपको रखना है, याद रखना है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म चरों का अध्ययन और व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। तो 2 जो है व्यक्तिगत टाइप का है, एक है सूक्ष्म चरों का अध्ययन, इसको बस आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार में आपको पहला जो मिलेगा वो है व्यष्टि स्थैतिकी। क्या है? व्यष्टि स्थैतिकी। दूसरा है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी और तीसरा है सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये 3 जो है प्रकार हैं। 3 प्रकार व्यष्टि स्थैतिकी, तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी और सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो स्थैतिकी क्या होता है? तो देखिए मैक्रोस्टैटिक्स। व्यष्टि स्थैतिकी विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। इस पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है? व्यष्टि स्थैतिकी में विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न
सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, इस विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। और उस दी गई समय अवधि में आपको विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करनी है, कि इसमें व्यष्टि स्थितिकी में। ठीक, दूसरा है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी। तो तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी में हमको क्या करना है, विश्लेषण विभिन्न क्या बोलते हैं स्थितिकी विश्लेषण में विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें दी हुई समयावधि में हो गया, विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हैं। इसमें विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का अध्ययन किया जाता है। ये इतना पॉइंट जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का अध्ययन करता है। तुलनात्मक अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी क्या करेंगे, विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, यह विश्लेषण एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंचता है। एक संतुलन से क्या होता है, यह जो विश्लेषण करेंगे वह एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंचता है, परंतु यह नहीं बताता कि संक्रमण काल में क्या होता है। संक्रमण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, लेकिन उसके बीच के बारे में नहीं बताता कि क्या होता है। सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण इन दोनों की आपस में तुलना तो करता है, परंतु यह नहीं बताता है कि नया संतुलन किस प्रक्रिया से स्थापित हुआ। नया संतुलन जो है किस क्रिया से स्थापित हुआ, परंतु यह नहीं बताता कि नया संतुलन किस क्रिया से स्थापित हुआ, यह नहीं बताता है। इस प्रकार सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण में केवल दो स्थिर चित्रों की केवल तुलना की जाती है। ठीक है, चरों की क्या किया जाए, चित्रों लिखा है, ठीक है, या चरों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, माइक्रोडायनामिक्स। तो सूक्ष्म प्रौद्योगिकी विश्लेषण के माध्यम से हम पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। हम क्या करते हैं, पुराना जो संतुलन है उससे नए संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं, और यह विश्लेषण पुराने और नए संतुलन के दोनों के बीच का जो संक्रमण काल है, मतलब पुराने से नए में पहुंचने के बीच का जो संक्रमण काल जिसको बोलते हैं, को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के संतुलन का परिणाम होती है। सही बात है कि मांग और पूर्ति के बीच में क्या होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, और मांग और पूर्ति के बीच का परिणाम है। अब मान लीजिए कि बाजार में उस वस्तु की मांग क्या हो गई, घट जाती है मतलब उसका डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, मांग घट जाने से बाजार में मांग और पूर्ति का संतुलन टूट जाएगा। क्या होगा, मांग और पूर्ति का संतुलन टूट जाएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि तुलनात्मक में क्या करते हैं, विभिन्न समय बिंदु पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, लेकिन यह नहीं बताता, यह विश्लेषण एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंचता तो है, परंतु यह नहीं बताता कि संक्रमण काल में क्या हुआ है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। जबकि इसमें क्या होता है, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी विश्लेषण में सूक्ष्म प्रौद्योगिकी विश्लेषण के माध्यम से हम पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं, और यह विश्लेषण पुराने और नए संतुलन के संक्रमण काल को प्रभावित करता है, और यह बताता है कि मतलब किस प्रकार से जो है क्या हुआ, किस प्रकार से जो है, इसमें जैसे नहीं बताता है कि एक संतुलन से दूसरे संतुलन कैसे पहुंचता है, लेकिन इसमें उसको एक संतुलन से दूसरे संतुलन तक किस प्रकार पहुंचता है इसके बारे में व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत और मांग पूर्ति के संतुलन का परिणाम होते हैं। यह मान लीजिए कि बाजार में उस वस्तु की मांग घट जाती है, तो मांग के घट जाने से बाजार में मांग और पूर्ति का संतुलन टूट जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो है विश्लेषण होता है। ठीक है, तो आज जो है हमने पढ़ लिया व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार और व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे।